नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भाषा विज्ञान भाग 3 के अंतर्गत भाषा विज्ञान से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, संचार के दो प्रमुख रूपों मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटिए। तो कहने का आशय ये है कि संचार के दो प्रमुख जो रूप हैं, एक मुद्रित है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उसके विषय में कुछ कथन असत्य है। जो असत्य है उसी को अलग करना है। तो विकल्प ए बता रहे हैं कि इन दोनों माध्यमों से संचार क्षेत्र में अभूतपूर्व गति आई है, तो बिल्कुल सही है। विकल्प भी बता रहे हैं कि मुद्रित माध्यम लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकाश में आया, ये भी एक रूप से सही है। विकल्प सी बता रहे हैं कि वैज्ञानिकों की सूझबूझ से दोनों माध्यम अस्तित्व में आए हैं, तो ये भी सही है। कहीं न कहीं वैज्ञानिकों के सूझबूझ का ही ये फल है जो आज आप देख पा रहे हैं। विकल्प डी है कि ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे। ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक और संचार के जो मुद्रित माध्यम हैं, दोनों के विषय में सही नहीं है। तो बिल्कुल सही है कि प्रश्न संख्या 101 का विकल्प डी है ना, ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति के विनाश होंगे, इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 102 है कि संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है। कहने का आशय है कि जो संचार के माध्यम है इनका प्रमुख प्रयोजन क्या होगा। विकल्प ये बता रहे हैं कि सूचना को जनसामान्य तक पहुंचाना। विकल्प बी है सूचना को विशिष्ट वर्ग तक पहुंचाना। विकल्प सी है सूचना को पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचाना। और विकल्प डी है सूचना केवल साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाना। तो देखिए मित्रों, अगर बात करें हम संचार माध्यम का जो प्रमुख प्रयोजन है, वो प्रयोजन यही है। विकल्प ये कि सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना। जन सामान्य का मतलब होता है सभी लोगों तक पहुंचाना, इज राइट आंसर। ठीक है ना। जो भी संचार है के माध्यम है उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सूचना हो, जो जानकारी हो, वो सब तक पहुंचे। ठीक है ना। और मेरा भी उद्देश्य है कि हमारे द्वारा जो कुछ भी उपलब्ध कराया जा रहा है ये जन सामान्य तक पहुंचे, यानी कि सब तक पहुंचने का प्रयास करें। इसके लिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए। पहली बार मैंने बोला है कि शेयर करना, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत शेयर जरूर करेंगे। तो मित्रों, एक बार शेयर करिएगा क्योंकि ये जन सामान्य तक पहुंच जाए। तो संचार का यही माध्यम है कि विकल्प ए सूचना जन सामान्य तक पहुंचाना, इज राइट आंसर। ठीक है ना। और जो भी लोग देख रहे हैं, बीच बीच में आप लोग इसको लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट भी कुछ कर दिया करिए, है ना। इससे लगता है कि कौन कौन से लोग देख रहे हैं। तो देखते तो आप लोग बिल्कुल है, प्रतिदिन है, देख भी रहे हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा अगर कुछ कमेंट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से भाई बहन मित्र हमारे ऐसे हैं जो कि हमारी वीडियो को इस समय देख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 103 है कि अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है। कहने का आशय है कि अनपेक्षित जिसकी कोई इच्छा ना हो और कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाएगा। विकल्प ये कह रहे हैं एकांगी समाचार। विकल्प बी कह रहे हैं डायरी समाचार। विकल्प सी है सनसनीखेज समाचार या विकल्प डी है गर्म समाचार। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो अनपेक्षित हो, जिसकी इच्छा ना की गई हो और कुछ कामतादर्शी समाचार होते हैं, उन्हें विकल्प डी गर्म समाचार के अंतर्गत रखा जाता है ना, वो गर्म समाचार कहे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 103 का विकल्प डी गर्म समाचार इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 104 है कि किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। देखिए, रस से संबंधित प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आ गया है। ठीक है ना। तो रसराज की बात हम लोग पहले ही कर चुके थे। विकल्प ए करुण, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। विकल्प बी वासल, वासल का अस्थायी भाव वासलता, है ना। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है और श्रृंगार को ही रसराज कहते हैं, रसपति कहते हैं। क्यों? क्योंकि श्रृंगार ही एक ऐसा रस है जिसमें सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। जब क्या होता है, संयोग होता है तो दोनों को सुख मिलता है, खुशी होती है, और जब वियोग होता है तो उसमें दुख होता है। तो इसीलिए प्रश्न संख्या 104 का विकल्प सी श्रृंगार इज राइट आंसर। और विकल्प डी की बात करें तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा।
तो प्रश्न संख्या 104 का विकल्प सी सिंगारस इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105 है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। कहने का आशा है कौन से व्यंजन ऐसे हैं जो कि अनुनासिक होते हैं, जिन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। विकल्प ये कह रहे हैं वर्ग का प्रथमा अक्षर, वर्ग के प्रथम अक्षर बिल्कुल अनुनासिक नहीं है, ठीक है ना। विकल्प बी कह रहे वर्ग का तृतीय वर्ण, बिल्कुल अनुनासिक नहीं है। चौथा बिल्कुल नहीं है, और वर्ग का पांचवा अक्षर विकल्प डी। 105 का विकल्प डी इज राइट आंसर। सभी वर्गों के जितने वर्ग हैं का, चा, टा, ता, फा वर्ग, सभी वर्गों का जो पंचम वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। अनुनासिक का मतलब होता है कि इसमें मुख के साथ साथ नाक से भी इसका उच्चारण होता है। मुख सहित नाक का अनुसार, नाक से भी जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। सभी वर्ग के पांचवा वर्ण जो होता है, सभी वर्ण के पांचवा वर्ण, वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, अनुनासिक होता है। तो प्रश्न संख्या 105 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, और ये 5 वर्ड क्या है, एम गणनम, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक। प्रश्न संख्या 106 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है। इनमें कौन सा ऐसा है कि जो कि फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है। विकल्प ए मनोरंजन, बिल्कुल होता है मनोरंजन करना। विकल्प बी शून्य पठनीयता, बिल्कुल गलत है, शून्य पठनीयता नहीं। हर व्यक्ति सोचता है कि फीचर लिख रहे हैं तो लोग उसको पढ़ें। विकल्प बी है ज्ञानवर्धन, तो ज्ञानवर्धन के लिए भी होता है। और विकल्प डी है मार्गदर्शन के लिए भी होता है। तो बिल्कुल सही समझा कि जो फीचर हम लोग लिखते हैं मनोरंजन के लिए, है ना, ज्ञानवर्धन के लिए, मार्गदर्शन के लिए। लेकिन विकल्प बी शून्य पठनीयता के लिए नहीं लिखा जाता है। तो प्रश्न संख्या 106 का विकल्प बी शून्य पठनीयता इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107 है कि रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि जब रेडियो का आलेख कर रहे हैं, रेडियो के लिए कुछ लिख रहे हो, तो कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। विकल्प ए, चलिए बातचीत करते हैं तो बातचीत का प्रयोग कर सकते हो। हाँ तो कहना ही पड़ेगा, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबका स्वागत है, सम्मान है, ये तो कहेंगे ही। विकल्प सी विकल्प सी था का प्रयोग करेंगे, राजा था, राजी, है ना। लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं, निम्नलिखित। निम्न माने होता है नीचे, लिखित माने लिखा है। अब उसमें जब आप ध्वनि दिखा रहे हो, आवाज़ सुना रहे हो, तो आवाज़ सुनाई दे रही है, आवाज़ आपको, तो उसमें लिख तो रहे नहीं हो कि आपको दिखाई दे, है ना। और जब दिखाई नहीं देगा तो कैसे आप कहोगे कि निम्नलिखित नीचे लिखा है ना। तो नीचे लिखा नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि निम्न बातें हम कह रहे हैं, है ना। निम्नलिखित नहीं होना चाहिए, निम्न नीचे नहीं होता चाहिए, नीचे नहीं है बल्कि, है ना। तो आप बिल्कुल समझ गए कि रेडियो आलेखन के समय आप इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 107 का विकल्प डी निम्नलिखित इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 है कि टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है। कहने का आशा है जो टीवी चैनल हम लोग देखते हैं उस पर जो कमर्शियल ब्रेक आता है उस ब्रेक का क्या तात्पर्य है। विकल्प ए कि फ्रेश न्यूज, विकल्प बी विज्ञापन, विकल्प सी हाई न्यूज, और विकल्प डी है सॉफ्ट न्यूज। तो बिल्कुल आप सही समझ गए, कमर्शियल ब्रेक का मतलब होता है विकल्प बी विज्ञापन इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 109 है कि विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है। कह रहे विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है, कौन सी चीजें जरूरी हैं, नैतिकता से के लिए सही हैं। विकल्प ए शर्त को छोटे टाइप में छापना, बिल्कुल नैतिक नहीं है। शर्त को छोटा छाप देंगे तो कैसे दिखाई देगा। विकल्प बी है भ्रामक चित्र बनाना, ये भी नहीं है। विकल्प सी है अधूरी जानकारी देना, ये भी नैतिकता नहीं है। विकल्प डी सही क्या है, विकल्प डी है नैतिकता यही है कि आपकी नैतिकता बनती है कि सही जानकारी दीजिए। वो अलग बात है कि आप सही जानकारी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो बिल्कुल विज्ञापन के विषय में क्या नैतिक है, विकल्प डी सही जानकारी इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसीलिए देखो बड़े बड़े लोगों को जो महान है, प्रसिद्ध हैं, ऐसे लोगों को विज्ञापन के लिए लाया जाता है कि उनकी बातें ज़्यादा प्रामाणिक होंगी, उनकी बातें ज़्यादा नैतिक होंगी। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि विज्ञापन के संबंध में, है ना, सही जानकारी जो है नैतिकता होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 109 का विकल्प डी सही जानकारी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 110 है खसखुरा या गुरखाली भाषा है। खसखुरा या गुरखाली भाषा किसकी है। तो कह रहे हैं कि नेपाल की राजभाषा है। विकल्प भी कह रहे हैं गढ़वाल की लोक भाषा है, या फिर विकल्प सी कुमायूं की साहित्यिक भाषा है, अथवा विकल्प डी इनमें से कोई नहीं है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, खसखुरा या गुरखाली नेपाल की राजभाषा है। तो प्रश्न संख्या 110 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 111 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है। एक बोली ऐसी है कि जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आ रही है। विकल्प ए बांगरू तो है, विकल्प बी बुंदेली भी है,
विकल्प सी की बात करें बघेली, बघेली जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली नहीं है, बल्कि बघेली जो है पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है, ABC। तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 111 का विकल्प सी बघेली इज राइट आंसर। और कनौजी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न संख्या 111 का विकल्प सी बघेली इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है। कहने का आशा है कि इनमें से एक ध्वनि ऐसी है जो कि अवधि में नहीं बोली जाती है। विकल्प ए का, विकल्प बी ड़ा, विकल्प सी ना और विकल्प डी डा है, विकल्प डी है माँ। तो ए का, बी ड़ा, सी ना, डी माँ। तो अगर बात करें 112 का प्रश्न संख्या 112 का विकल्प बी अड़ा इज राइट आंसर। अड़ा अवधि में नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। और एक कहावत भी आप लोग सुनते हैं कि अड़ा शब्द तुलसी को भाया नहीं, इसलिए रामचरितमानस में आया नहीं। तो रामचरितमानस एक अवधि काव्य है, उसमें देखिए अड़ा का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो बस इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे भी कि अड़ा शब्द अवधि में नहीं है। ठीक है। प्रश्न 113 है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, यानी कोई भी भाषा हो या बोली हो, जब वो मानकता प्राप्त कर लेती है तो क्या हो जाती है। विकल्प ए कह रहे हैं दुरु हो जाती है, विकल्प बी सरल हो जाती है, विकल्प सी भावपूर्ण हो जाती है और विकल्प डी है सरस हो जाती है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि प्रश्न संख्या 113 का विकल्प बी सरल इज राइट आंसर। कोई भी बोली या भाषा जब मानकता प्राप्त कर लेती है तो सरल हो जाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 114 है कि न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या रहती है। बिल्कुल ये कह रहे हैं निश्चितता रहती है, विकल्प बी अनिश्चितता रहती है, विकल्प सी कुशलता और विकल्प डी है कोमलता रहती है। तो बिल्कुल आप सही समझ गए कि जो न्यायालयी भाषा है और उसके शब्द और अर्थ में निश्चितता। तो प्रश्न संख्या 114 का विकल्प ए निश्चितता इज राइट आंसर। तो उसके शब्द और अर्थ में निश्चितता रहना चाहिए। 14 का ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है कि व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब व्यवहार की बात की जाए कि शब्द के कितने प्रकार होंगे। विकल्प ए बता रहे हैं 5 प्रकार के होंगे, विकल्प बी 4 प्रकार होंगे, विकल्प सी 3 या फिर विकल्प डी 2 प्रकार के होंगे। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि व्यवहार के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य शब्द, दूसरा होता है तकनीकी शब्द या तकनीकी शब्द। ठीक है ना। सामान्य शब्द जिनका प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं उसे सामान्य शब्द कहते हैं, जैसे घर, कपड़ा, पानी, किताब, ये सब है ना। और तकनीकी शब्द हैं जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, ज्ञान विज्ञान के तकनीकी क्षेत्र में किया जाता है। सचिव है, कनिष्ठ है, वरिष्ठ है, निदेशालय है, रसायन है, कोशिका है, जीवाश्म है आदि, ये तकनीकी शब्द हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि व्यवहार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न संख्या 115 का विकल्प डी 2 इज राइट आंसर, सामान्य और तकनीक। प्रश्न संख्या 16 है कि खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है ना। विकल्प ये कह रहे हैं कि चित्रलिपि से, विकल्प बी बता रहे हैं कीलाकार लिपि से, विकल्प सी कह रहे हैं अरमाइक या फिर विकल्प डी ब्रह्मी लिपि से। तो देखिए खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी खर माने होता है गधा, गधे की लिपि किसने कहा। डॉक्टर अतुल पांडे जी ने खरोष्ठी लिपि को गधे की लिपि भी कहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। और खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति की बात करें तो अरमाइक लिपि से हुई है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 116 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ब्रह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का है ना, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 116 का विकल्प सी अरमाइक लिपि राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, यानी कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। विकल्प ए बता रहे हैं कुटिल लिपि से, विकल्प बी बता रहे हैं कि सेमे लिट लिपि से, विकल्प सी बता रहे हैं गुरुमुखी और विकल्प डी बता रहे हैं नेपाली। तो भैया देखिए देवनागरी लिपि का विकास की बात की जाती है तो इसमें कोई विकल्प सही नहीं है, बल्कि देवनागरी लिपि की विकास की बात आ जाए तो ब्रह्मी लिपि से संबंधित है, यानी कि ब्रह्मी लिपि से हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 117 का विकल्प इसमें कोई नहीं सही है, बल्कि ब्रह्मी लिपि राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, यानी कि जो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। विकल्प ए काका कालेलकर, विकल्प बी श्रीनिवास, विकल्प सी भारतेंदु, विकल्प डी है आचार्य नारायण देव। तो देखिए 3 विकल्प है बी, सी और डी है ना, उससे मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 118 का विकल्प ए काका कालेलकर इज राइट आंसर। तो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका फॉर काका कालेलकर जी थे, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 119 है कि ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र था, यानी कि जो ईसाई मिशनरियाँ थी उसका प्रधान केंद्र कहाँ पर था। विकल्प ए बता रहे हैं दिल्ली में, विकल्प ए इलाहाबाद, विकल्प बी दिल्ली में, विकल्प सी मुंबई में या फिर विकल्प डी है श्रीरामपुर में। तो बिल्कुल आपने सही समझा
कि विकल्प डी श्रीरामपुर इज राइट आंसर। ईसाई ईसाई श्रीरामपुर में आई, ईसाई ईसाई श्रीरामपुर में, ईसाई श्रीरामपुर, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 119 का विकल्प डी श्रीरामपुर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 120 है कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है ना से संबंधित है। अब केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किससे संबंधित है? विकल्प ये बता रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय के अनुवाद विभाग से, विकल्प बता रहे हैं गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से, विकल्प सी है कि मानव संसाधन मंत्रालय और विकल्प डी है प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है वो विकल्प बी गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 120 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 121 है कि भारत की राजभाषा है। अब भारत की राजभाषा की कौन है? ए हिंदी, विकल्प बी अंग्रेजी, विकल्प सी हिंदी अंग्रेजी दोनों, और विकल्प डी है भारत की सभी भाषाएं। तो देखिए, भारत की बात करते हैं भारतीय संविधान में राजभाषा की, तो विकल्प ये हिंदी इज राइट आंसर। और जैसे संविधान की बात आती है तो 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद, भाग की बात आएगी 17 भाग, अनुसूची की बात करेंगे 8वीं अनुसूची, और कुल 22 भाषाओं को बिल्कुल है ना संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 121 का विकल्प ए हिंदी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 122 है कि इनमें से कौन सा गलत है ना, कौन सा कथन गलत है। अब विकल्प ये बता रहे हैं कि विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप जो है भारत से भाषा से बहुत छोटा है। तो बिल्कुल सही है कि विकसित और प्रयोग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो बोली होती है वो भाषा से छोटा होता है। विकल्प बी है कि रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। बिल्कुल गलत है। रूप रचना की दृष्टि से देखा जाएगा तो बोली विकसित नहीं है, बिल्कुल अविकसित है, इसे ध्यान में रखिएगा। सी है कि बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। बिल्कुल बोली का प्रयोग हम लोग घरेलू आसपास में प्रयोग करते हैं। विकल्प डी है विभाषा बोली का विकसित रूप है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आप सही कह सकते हैं कि इनमें से कौन गलत है। तो विकल्प बी कि रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, ये विकल्प गलत है, यानी कि पूर्णतः विकसित नहीं होती है, ये होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 122 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो 22 का बी। प्रश्न संख्या 123 है कि प्रयोजन मूलक भाषा का मुख्य संबंध है, यानी कि जो प्रयोजन मूलक भाषा है उसका मुख्य संबंध किससे है। विकल्प बता रहे हैं कि साहित्य से होना चाहिए, विकल्प बी कला से है, विकल्प सी कल्पना, या फिर विकल्प डी है जीविकोपार्जन से। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसका संबंध विकल्प डी जीविकोपार्जन इज राइट आंसर। जीविकोपार्जन इसे आप कहते हैं है ना, जीविका उपार्जन के लिए, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 124 है कि इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय है, यानी कि इतिहास के प्रति जो भारतीयों का दृष्टिकोण क्या है। विकल्प ए आध्यात्मपरक, विकल्प बी विकासपरक, विकल्प सी यथार्थपरक, और विकल्प डी है अनुसंधान परक। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण जो है विकल्प ए आध्यात्म परक इज राइट आंसर। ठीक है। संख्या 125 है कि भाषा वैज्ञानिक के दृश्य से भाषा की परिभाषा है। अब भाषा की जो वैज्ञानिक परिभाषा अगर देखी जाए तो इनमें से कौन है। विकल्प ये बता रहे हैं कि भाषा मानव मुख के ध्वनि अंगों से निश्रित सामाजिक स्वीकृत प्राप्त सार्थक पदों से सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय है। बिल्कुल आप देखेंगे इसको तो बिल्कुल भाषा वैज्ञानिक दृश्य परिभाषा है, यानी कि भाषा की वैज्ञानिक परिभाषा आप कह सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 125 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है ना। विकल्प बी में अगर देखा जाए तो प्राणियों के पारस्परिक विचार विनिमय जिसका सहारा लिया जाए, है ना, ये वैज्ञानिक नहीं है बल्कि परिभाषा तो आप कह ही सकते हैं। विकल्प सी है कि सब समाज की मान्यता के अनुरूप विशुद्ध शब्दावली पारस्परिक वार्तालाप जो संधान बनाई जाती है उसे भाषा कहते हैं। बोलने चालने पढ़ने लिखने प्रशिक्षण कार्यालय न्यायालय में जो किया जाता है उसे भी कहते हैं। लेकिन बिल्कुल आप सही अगर देखा जाए कि भाषा का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो विकल्प ए यही है कि भाषा जो है मानव मुख से ध्वनि अंगों से निश्रित सामाजिक स्वीकृत प्राप्त सार्थक पदों का सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय इज राइट आंसर। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 125 का ए। प्रश्न संख्या 126 है कि पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है ना, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। विकल्प बता रहे हैं कि प्राकृत, प्रकट, प्रायड, पाउल और पाली। विकल्प बता रहे हैं पंक्ति, पंक्ति, पट्टी, पल्ली, पाली। विकल्प सी बता रहे हैं कि परियाय, फिर पालियाय, फिर पाली याली,
और अंत में बचा पाली। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 126 का विकल्प सी इज राइट आंसर। पहले क्या हुआ, परी आए, फिर पाली आए, फिर पाली याली और उससे बना पाली। इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 126 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 127 है कि पाली भाषा का सर्वप्रधान व्याकरण है, यानी कि पाली भाषा का सर्वप्रधान व्याकरण कौन सा है। विकल्प ए बता रहे हैं कच्चायन, विकल्प बी बता रहे हैं पतंजलि, विकल्प सी पाणिनि और विकल्प डी है हेमचंद। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि पाली भाषा का जो सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ है वो विकल्प ए है कच्चायन इज राइट आंसर। और बात करें हम लोग कच्चायन की, तो कच्चायन व्याकरण के जो है ना कर्ता हैं वो है कच्चायन मुनि। इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना। और इनका जन्म हुआ था 7वीं शताब्दी में। इसे ध्यान में रखिएगा, ये 7वीं शताब्दी में कच्चायन लिखा गया है ना। मुनि कौन थे, महाकच्चायन मुनि थे, ध्यान में रखिएगा। और 675 इसमें सूत्र हैं, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। पतंजलि की बात करते हैं। पतंजलि का महाभाष्य, पाणिनि के अष्टाध्यायी, हेमचंद का शब्दानुशासन, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और हिंदी शब्दानुशासन किशोरीलाल, है ना, वाजपेयी का है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 157 का विकल्प ये कच्चायन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 128 है कि प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्रकृतम उक्ति का उचित भावार्थ है, यानी कि प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम, इस उक्ति का उचित अर्थ क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि प्राकृत भाषा का संस्कार करके प्राकृत भाषा बनाई गई है। कह रहे हैं कि प्राकृत भाषा का संस्कार करके प्राकृत भाषा बनाई गई है। विकल्प बता रहे हैं कि प्राकृत रूप में आधार भाषा थी, संस्कृत उससे जो विकसित हुई वह प्राकृत भाषा कहलाई। तो बिल्कुल विकल्प बी इज राइट आंसर है। विकल्प सी कह रहे हैं प्राकृत भाषा का जो माज कर जो संस्कृत भाषा बनी थी, लोग व्यवहार में घिसते घिसते वहाँ प्राकृत भाषा हो गई, ये गलत है। विकल्प डी कह रहे हैं कि प्राकृत भाषा की प्रकृति सुसंस्कृत होते जाना, किंतु वह जब संस्कार विहीन हो जाती है तब प्राकृत भाषा रूप में आता है। तो ये बिल्कुल आप जो देख रहे हैं विकल्प ये सी डी ये रॉन्ग है। प्रश्न संख्या 128 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 129 है कि अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है। कहने का आशा है जो अपभ्रंश भाषाएं हैं इन भाषाओं का विकास कैसे हुआ है। विकल्प ए संस्कृत से, विकल्प बी पाली से, विकल्प सी दर्द भाषा से और विकल्प डी है प्राकृत भाषाओं से। तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास जो हुआ है विकल्प डी प्राकृत भाषाओं से इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 130 है कि हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ ना देख उसके एक विशेष युगीन रूप को निम्नलिखित भाषाविद ने नाम दिया है पुरानी हिंदी। इन्हीं की पुरानी हिंदी नाम किसने दिया। विकल्प ए आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने, विकल्प बी बता रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, विकल्प सी चंद्र शर्मा गुलेरी और विकल्प डी है सर जॉर्ज अब्राहम गैरसन। बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि है ना पुरानी हिंदी, विकल्प सी चंद्र शर्मा गुलेरी, पुरानी चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 130 का विकल्प सी चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 131 है कि हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ। किस कारण हुआ। कह रहे हैं विकल्प ये कि ब्रज क्षेत्र ही उस समय शासन सत्ता का एक मात्र केंद्र था, इसलिए इसका विकास हुआ। ये तो गलत है। विकल्प बी बता रहे हैं कि उस समय सभी भाषाओं से ब्रज भाषा ही सबसे अधिक संबद्ध थी, इस कारण से हुआ। विकल्प सी बता रहे हैं कि ब्रजेतर क्षेत्र के भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजक का माध्यम बनाया। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 31 का विकल्प सी इज राइट आंसर। और विकल्प डी है कि ब्रजभाषी व्यापार करते हुए पूरे देश में फैल गए, तो ये भी गलत है। आप यही कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में मध्यकाल में ब्रजभाषा इसलिए विकसित हुआ क्योंकि ब्रज इतर माने ब्रज से इतर क्षेत्र के भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया, इस कारण से इसका विकास हुआ। तो प्रश्न संख्या 131 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 132 है कि खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना। इन्हीं खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार इसमें से क्या है। विकल्प ये बता रहे हैं कि इसका कलकत्ता तक फैल जाना, विकल्प बी बता रहे हैं कि पोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाना, विकल्प सी है कि हिंदी रचनाकारों द्वारा
पद को इसका प्रयोग कम कर देना। और विकल्प डी है कि खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण करना। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। खड़ी बोली का जो विकास का मूल आधार है वो विकल्प डी है कि खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 132 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक। प्रश्न संख्या 133 है कि भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली। अब विकल्प ए बता रहे हैं कि 10 मई 1963 को, विकल्प बी बता रहे हैं 15 अगस्त 1947 को, विकल्प सी बना रहे हैं 26 जनवरी 1950 को, विकल्प डी है कि 14 सितंबर 1949 इज राइट आंसर। और यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 133 का विकल्प डी 14 सितंबर 1949 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 134 है कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक थे। अब कौन प्रस्तावक थे राजभाषा? विकल्प ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी है पुरुषोत्तम दास टंडन, विकल्प सी राजगोपालाचारी, या फिर विकल्प डी है श्री गोपाल स्वामी अयंगार। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जब हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया गया था तो उसके प्रस्तावक विकल्प डी श्री गोपाल स्वामी अयंगार इज राइट आंसर। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 135 है कि वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है। कह रहे हैं कि वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है। विकल्प ए राष्ट्रभाषा, विकल्प बी संचार भाषा, विकल्प सी माध्यम भाषा और विकल्प डी है राजभाषा। तो इसी दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रश्न संख्या 135 का विकल्प डी राजभाषा इज राइट आंसर है ना। भारतीय संविधान में हिंदी की बात की जाए तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। प्रश्न संख्या 136 है कि राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है। अब किस भाषा का होगा? विकल्प ए कह रहे हैं कि जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है, विकल्प बी कह रहे हैं कि राष्ट्र की सर्वोच्च शासकीय संस्था संसद जिसे मान्यता प्रदान करती है, विकल्प सी है कि विभिन्न राज्य जिसमें परस्पर शासकीय पत्राचार करते हैं, और विकल्प डी है कि राष्ट्र की समस्त भाषाओं में जिसका साहित्य भंडार सबसे समृद्ध हो। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा को मिलता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 136 का विकल्प ए जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 137 है कि मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे क्या होता है। मानक भाषा, विकल्प ए बता रहे हैं कि उस भाषा का सम्मान बढ़ता है, विकल्प बी बता रहे हैं कि भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणित माना जाता है, वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है, विकल्प सी बता रहे हैं कि जिसके आधार पर दूसरे भाषा रूपों की स्थिति जांची परखी जाती है, और विकल्प डी है कि प्रदेश सरकार जिसे मान्यता प्रदान करती है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि मानक भाषा का मतलब हो गया कि भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणित माना जाता है, वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। तो प्रश्न संख्या 137 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 138 कि भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित में से किस विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, है ना। तो बिल्कुल आप विकल्प ए देखें, टी.एस. तोरी, विकल्प बी बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी हैं सुनीत कुमार चटर्जी, या फिर विकल्प डी हैं सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बिल्कुल सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी है भाषा सर्वेक्षण, ध्यान में रखिएगा। यही जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय हैं जिन्होंने द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ, है ना, इंदो हिंदुस्तान इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 138 का विकल्प डी सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 139 है कि हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम है। यानी कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का निर्माण कौन संस्था करती है? विकल्प ये कह रहे हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान, विकल्प बी है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, विकल्प सी है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, और विकल्प डी है राजभाषा अनुभाग। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली, विकल्प सी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग इज राइट आंसर। ठीक है।
आगे है प्रश्न संख्या 140 कि हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों की प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं, है ना। कह रहे हैं कि हिंदी की जब भी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माण की जाती है तो संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। कहाँ से? विकल्प कह रहे हैं हिंदी से, हिंदी भाषा से। विकल्प बी कह रहे हैं मराठी भाषा से। विकल्प सी कह रहे हैं बंगला भाषा से। और विकल्प डी कह रहे हैं सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 140 का विकल्प डी इज राइट आंसर कि जब हिंदी वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा शब्दावली होती है तो सभी भाषाओं से लेते हैं, ग्रहण उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 141 है कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है ना, यानी कि जो कुमायूनी भाषा है वो कहाँ कहाँ या किस किस क्षेत्र में बोली जाती है। विकल्प ए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। विकल्प बी रानीखेत नैनीताल। विकल्प सी है कुरुक्षेत्र अम्बाला हिसार में। विकल्प डी है लखीमपुर खीरी पीलीभीत और शाहजहांपुर में। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो कुमायूनी बोली है ये रानीखेत और नैनीताल में बोली जाती है। तो प्रश्न संख्या 141 का विकल्प बी रानीखेत और नैनीताल इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 142 है कि भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफ़ी समानता रखती है, यानी कि जो भोजपुरी भाषा है वो अपने व्यवहारिक ढांचे से किस भाषा से काफ़ी समानता रखती है। विकल्प ए बंगला से, विकल्प बी फारसी से, विकल्प सी ब्रज भाषा या फिर विकल्प डी है बुंदेली भाषा से। तो बिल्कुल सही आपने समझा कि जो भोजपुरी भाषा है वो विकल्प ए बंगला भाषा इज राइट आंसर। तो भोजपुरी भाषा अपने जो व्याकरणिक ढांचे में देखा जाए तो बंगला भाषा से कुछ समानता रखती है, यानी कि काफ़ी समानता रखती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 है कि खड़ी बोली के प्रतिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषी क्षेत्र है, यानी कि खड़ी बोली के प्रतिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषी क्षेत्र। विकल्प ए है मेरठ बुलंदशहर और खुर्जा। विकल्प बी है रोहतक गुड़गांव फरीदाबाद। विकल्प सी है पानीपत कुरुक्षेत्र अम्बाला। और विकल्प डी है इनमें से कोई भी एक क्षेत्र नहीं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप होता है वो विशिष्ट भाषी क्षेत्र कहाँ पर है। तो विकल्प ए मेरठ बुलंदशहर खुर्जा इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 143 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 144 है कि ब्रज भाषा का आधार भाषा रही है, यानी कि ब्रज भाषा का आधार कौन सी भाषा है। विकल्प ए बता रहे हैं कि महाराष्ट्री अपभ्रंश। विकल्प बी है सौर सैनी अपभ्रंश। विकल्प सी है अर्ध मागधी अपभ्रंश। और विकल्प डी है नागर अपभ्रंश। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो ब्रज भाषा का आधार भाषा है वो विकल्प बी सौर सैनी अपभ्रंश इज राइट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि पश्चिमी के अंतर्गत आ रहे हैं और पश्चिमी सौर सैनी के अंतर्गत है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 144 का विकल्प बी सौर सैनी अपभ्रंश इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 145 है कि अवधी भाषा की शब्दावली है, कहने का आशा है कि जो अवधी भाषा है उसकी कौन सी शब्दावली इसमें से है। विकल्प ए बता रहे हैं कि तत्सम बहुला। विकल्प बी देशज बहुला। विकल्प सी है तद्भव बहुला। और विकल्प डी है विदेशी शब्द बहुला। तो बिल्कुल बात करें अवधी भाषा की तो अवधी भाषा विकल्प सी तद्भव बहुला इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 146 है कि वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा है। और वाक्य संगठन की दृष्टि से बात की जाए तो हिंदी भाषा क्या है। विकल्प ए बता रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा की भांति आयोगात्मक, अविभक्ति या स्थान प्रधान है। विकल्प बी की बात करें कि संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, साविभक्ति तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। विकल्प सी है कि बंगला भाषा की भांति आयोगात्मक, अविभक्ति या स्थान प्रधानता की दशा पार कर फिर से क्या है साविभक्ता की ओर बढ़ रहे हैं। विकल्प डी है चीनी भाषा की भांति एक एक अक्षर में ही पूरे वाक्य का बोध कराने की ओर बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि प्रश्न संख्या 146 में देखा जाए विकल्प बी संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक और साविभक्ति तथा स्थानीयता के आग्रह से युक्त है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 146 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 147 है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, आप कह रहे हैं कि जो मानक हिंदी व्याकरण है उसमें कारक
वह व्याकरण कोट है जो क्या करता है। विकल्प ए बता रहे हैं कि कार्य संपादित करने वालों की सूचना देता है, गलत है। विकल्प बी बता रहे हैं संज्ञा सर्वनाम का कार्यवाची प्रकार बतलाती है, बिल्कुल गलत है। विकल्प सी बता रहे हैं कि उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ता है, ये भी गलत है। विकल्प डी है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के क्रियापद से संबंध व्यक्त करता है। और जब भी आप कारक पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कारक का मतलब होता है करने वाला। क्या करने वाला? वाक्य को जोड़ने वाला। वाक्य में किसको जोड़ेगा? शब्दों को, पदों को जोड़ने वाला काम करता है। अब पद को जोड़ने के साथ ही साथ कारक क्या करता है? क्रिया से क्या इसका संबंध है उसको बताता है। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 147 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 148 है कि अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी अपनी मूल प्रकृति के, है ना। अब क्या प्रकृति कारण क्या था? विकल्प ये कह रहे हैं कि आक्षरिक होने के कारण। विकल्प भी बता रहे हैं कि अन्य भारतीय लिपियों के प्रयोक्ता के विरोध के कारण। विकल्प सी है दूसरी भाषाओं को भी देवनागरी में लिखने के दुराग्रह के कारण। और विकल्प सी है सरकारी सहयोग न मिल पाने के कारण। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जो अनेक संशोधन के बाद भी, है ना, देवनागरी पूर्णता नहीं प्राप्त कर चुकी है, तो विकल्प ए आक्षरिक होने के कारण। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 148 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 149 है कि लिपियों का सही विकास क्रम है, यानी कि लिपि का जो विकास क्रम किस प्रकार से हुआ है, इसे ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अभी यूपी टीजीटी 2016 में एक पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। विकल्प ये बता रहे हैं कि सूत्रलिपि, प्रतीक लिपि, चित्रलिपि, भावलिपि, ध्वनिलिपि। विकल्प ये बता रहे हैं कि प्रतीक लिपि, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, ध्वनिलिपि और भावलिपि। विकल्प सी है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीक लिपि, भावलिपि और ध्वनिलिपि। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 149 का विकल्प सी इज राइट आंसर। विकल्प डी है भावलिपि, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, ध्वनिलिपि, है ना, और प्रतीक लिपि। अब कैसे इसको याद करें? देखिए, चित्र और सूत्र, चित्र सूत्र दिमाग में रखिएगा, है ना। पर, प्रतीक माने पर। अब क्या करते हैं कि चित्र और सूत्र पर कौन, चित्र और सूत्र पर का है, बिल्कुल चित्र और सूत्र पर। चित्र से हो गया चित्रलिपि, सूत्र से हो गया सूत्रलिपि, पर से हो गया प्रतीक, है ना, दिमाग में रखिएगा। चित्र, सूत्र और प्रतीक, चित्र, सूत्र और प्रतीक, है ना, भाव और ध्वनि। चित्र, प्रतीक, चित्र, सूत्र, प्रतीक, चित्र, सूत्र, प्रतीक पर ध्वनि किसका? भाव ध्वनि, भाव ध्वनि, भाव ध्वनि, इसे ध्यान में रखिएगा। या आप कह सकते हैं कि चित्र पर, चित्र और सूत्र पर, चित्र और सूत्र पर, चित्र सूत्र पर कौन? भाव ध्वनि, भाव ध्वनि, भाव ध्वनि, भाव ध्वनि। ठीक, इसे ध्यान में रखिएगा। यही आपका क्रम है। तो प्रश्न संख्या 149 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 150 है कि किस बोली में नद, नंद, नन और न हो जाता है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं किस बोली में हो जाता है ना। विकल्प ये बता रहे हैं अवधि में, विकल्प भी बता रहे हैं खड़ी बोली में, विकल्प सी ब्रज और विकल्प डी है भोजपुरी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 150 का विकल्प डी भोजपुरी इज राइट आंसर। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 151 है किस बोली में नंद, नध, नन और न हो जाता है? तो बिल्कुल आपने सही समझा, अभी आपने देखा, वही प्रश्न रिपीट है। तो विकल्प डी भोजपुरी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 152 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। विकल्प ये कहते हैं, कह रहे हैं कि 343 बी के अनुसार, विकल्प बी है 348 ए के अनुसार, विकल्प सी है 344 ए के अनुसार, या फिर विकल्प डी है 343 ए के अनुसार। तो 43 ए बी के अनुसार नहीं है, 48 ए के अनुसार नहीं है, बल्कि विकल्प सी 344 ए के अनुसार जो है 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, या आप कह सकते हैं नियुक्ति हुई थी। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 152 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 153 है, सुमिलित कीजिए। आपको इसको सुमिलित करना है, एक तरफ भाषा, उसका तरफ दूसरा नाम है, अन्य नाम। ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा कहते हैं, है ना। ब्रज भाषा को अंतर्वेदी, ब्रज माने ब्रज में कौन से के जन्म में थे? अब श्री कृष्ण के क्षेत्र की भाषा होगी तो अंतर्वेदी होगी, अंतर तक भेद देगी, अंतर्वेदी, अंतर्वेदी ब्रज भाषा। अवधि, है ना, वैश्यवाड़ी, अवधि वैश्यवाड़ी, है ना। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा लोग बांगरू, बांगरू दिमाग में रखिएगा। छत्तीसी, छत्तीसी व्यक्ति खलटा होता है, खलटा ही होता है,
दिमाग में रखिएगा। इन्हीं की छत्ती से खलटाही, तो इस प्रकार से आप इसे दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है ना। तो एक बार फिर देख लीजिएगा कि ब्रज, ब्रज कौन, बोले ब्रज वाला तो अंतर्वेदी होता है, ब्रज भाषा अंतर्वेदी। अवधी, बैसवाड़ी, हरियाणे, बांगरी होते हैं, छत्तीसी, खलटाही होते हैं। इस तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इसके विकल्प को अगर देखेंगे तो विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है ना। अब प्रश्न संख्या 154 है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है ना, कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, तो ध्वनि चिन्ह कौन करता है, बाबू करता है, तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना इज राइट आंसर। और भाषा विज्ञान की इसके पूर्व मैंने संपूर्ण क्लास जो है विस्तृत रूप से और ट्रिक की सहायता से अपलोड कर दिया है। तो जो भी भाई बहन हमारे मित्र नहीं देख पाए हैं वो जाकर के देख सकते हैं। निश्चित रूप से आपको 100% लाभ आपको मिलेगा। और जो भी भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं बिल्कुल, है ना, आचार्य देवेंद्रनाथ की नहीं है, मंगलदेव की नहीं है, श्याम सुंदर की भाषा और विचार सुंदर होता है, मंगल कामना होती मनुष्य और मनुष्य के बीच मंगल, है ना, बाबू ध्वनि करता है। इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 154 का विकल्प सी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 155 कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है। विकल्प ए राष्ट्रभाषा, विकल्प बी राजभाषा, विकल्प सी परिनिष्ठित भाषा और विकल्प डी है बोली। तो देखिए राष्ट्रभाषा क्या है, किसी भी देश में बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी किसी भी देश में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती भाषा वही राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है ना। विकल्प बी की बात करते हैं राजभाषा। तो राजभाषा वह भाषा है जो भी किसी भी देश के सरकारी कामकाज यानी कि कार्यालय में प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे अपने यहाँ की बात करें तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। ठीक है ना। प्रतिष्ठित या बात करें परिमार्जित भाषा तो बिल्कुल आप कह सकते हैं इसको टकसाली भाषा भी कहा जाता है। बोली किसी क्षेत्र विशेष की जो भाषा होती है उसे कहते हैं बोली। और यही बोली जब क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, तो विकसित होकर के बोली भी भाषा का रूप धारण कर लेती है। तो प्रश्न संख्या 155 का विकल्प डी बोली इज राइट आंसर। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।